कोई 1 घंटे बाद मैं वालिद साहब के दोस्त एडवोकेट सलीम जहांगीर के दफ्तर में बैठा था। मेरे साथ कागजात का फलंदा भी था। सलीम जहांगीर के साथ मेरी तफसीली बात हुई। मैंने इस मामले के सारे कानूनी पहलुओं पर डिस्कस किया। मैंने जहांगीर साहब से पूछा कि अगर हम इस केस की तफ्तीश तब्दील कराना चाहें या फिर वाजी के बाप पर किसी तरह का मुकदमा करना चाहें तो इसके लिए क्या करना होगा। एडवोकेट जहांगीर साहब ने जो तरीकाकार बताया वो खासा हौसला तलब था। इसमें वक़्त और पैसा दोनों की वाफिर ज़रूरत थी। इसके अलावा जवाबी कार्रवाई के अंदेशे भी अपनी जगह मौजूद थे। जाहिर है कि इस बात की तवक्का तो नहीं की जा सकती थी कि सेठ जैसा बंदा अपने ऊपर होने वाले अटैक के बाद खामोश बैठा रहे। एडवोकेट सलीम जहांगीर साहब से मिलने के बाद जब मैं घर वापस पहुंचा तो खुद को पहले से ज़्यादा निढाल और कमज़ोर महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि सेठ जैसे बंदे के खिलाफ कानूनी चक्रों में पड़ना और फिर डटे रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं, ख़ास तौर से इस सूरत हाल में कि मुकदमे के असल मुद्दई भी अब पाकिस्तान में नहीं थे। रात को खाने की मेज़ पर सभी मौजूद थे। आरसा भी आई हुई थी। वैसे तो वो चचा चची की मेहमान थी, लेकिन किसी वक्त फरा के कहने पर ऊपर से नीचे आ जाती थी। मेरे हाथ पर बंधी हुई पट्टी देखकर अम्मी बुरी तरह चौंकी। ये क्या हुआ था अभिश? कुछ नहीं अम्मी, दफ्तर में शीशा लग गया था। अम्मी ने बेताबी से हाथ देखा। लेकिन हाथ तो सूजा हुआ है तुम्हारा, लगता है कुछ छुपाया जा रहा है हमसे। आरसा ने हस्ब आदत शौक अंदाज में कहा। क्या मतलब? मैंने इसे घूर कर बेजार लहजे में कहा। वो मुझे नज़रअंदाज करके अम्मी से बोली, आंटी लगता है कि ताबिश ने कहीं लड़ाई शड़ाई की है। इनकी आंखें भी देखे सुर्ख हो रही हैं। वाकई कहीं लड़ाई हुई है। अम्मी की बेकरारी बढ़ गई। कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ओहो, आप परेशान न हो आंटी, ये मार खाकर नहीं आए, मार कर आए हैं। मेरा तजुर्बा कह रहा है कि उन्होंने मारा है किसी को। जो मार खा कर आता है इसकी आंख या नाक वगैरह पर चोट लगती है, जो मारता है इसके हाथ के बाहर की तरफ। अब देखे ज़रा इन्हें चोट कहाँ लगी हुई है। तुम बताती क्यों नहीं? अम्मी ने ज़रा तेज़ लहजे में पूछा। आरसा जल्दी से खड़ी हो गई। ये मेरे सामने कुछ नहीं बताएंगी और इनको गुस्सा भी काफ़ी आ रहा है। इससे पहले कि ये उठकर चली जाएं, मैं ही चली जाती हूँ। वो फरा को बाय कहते हुए मुड़ी। वो घर में भी जीन्स पहनती थी। तराशीदा बाल शानों पर लहराते रहते थे। अम्मी, आप इसको क्यों बुलाती हैं यहाँ? मैंने तड़क कर कहा। मैंने बुलाया था भाई, गलती हो गई, चलो माफ़ कर दो। वैसे भी ये लोग मंगल तक चले जाएंगे। फरा ने ऐसी मस्कीनी से कहा कि मेरा पारा काफ़ी हद तक नीचे आ गया। अम्मी की सवालिया नज़रें बदस्तूर मुझ पर लगी हुई थी। मैंने अपनी चोट के बारे में मुतमईन करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब रहा। ये गहरी मायूसी और करब की घड़ियाँ थी। मैं रात को देर तक जागता रहा। घर की छत, राहदरियों और बालकोनियों में फिरता रहा। सेठ का तुनमन चेहरा बार बार निगाहों के सामने आता। इसका तेल में चुपड़ा हुआ सर, छोटी छोटी उजड़ आंखें और आंखों में दबी हुई 2 चिंगारियां। अगले रोज मैं इस उम्मीद पर नासिर भाई के साहब का मकान पर गया कि शायद प्रॉपर्टी डीलर हाजी साहब के पास नासिर भाई की कोई खबर हो। सरवत की दहलीज के सामने से गुजरा तो एक अजीब सी उदासी ने मुझे घेर लिया। खाली मकानों को बाहर से देखकर ये अंदाजा हो जाता है कि यहाँ कोई मकीन नहीं है और दरो दीवार वीरानियों के जाले हैं। छत और बालकोनियों की वीरानी देखकर मेरा दिल होलने लगा। कभी कोई यहाँ मौजूद था, मुझे देखकर मुस्कुराता था, चिलमनों के पीछे छुपता था और फिर जाहिर होता था। इसकी चूड़ियों की छन छन, इसकी हंसी, इसकी सरगोशियाँ, सब कुछ इन दरो बाम में जज़ब हो गई। मुझे लगा कि ये मकान भी अपनी अचानक रूठ जाने वाले मकीनों को मेरी तरह बेपनाह शिद्दत से याद कर रहा है। मैं हाजी साहब के पास पहुंचा। इनके पास चंद लोग बैठे थे। वो चले गए तो मैंने हाजी साहब से पूछा, नासिर भाई की कोई खैर खबर आई है? परसों नासिर का फ़ोन आया था। हाजी साहब ने अपनी ऐनक साफ करते हुए कहा। बता रहा था कि वो फ्रैंकफर्ट के पास किसी कस्बे में है। इसका भाई भी आजकल वहीं किसी फर्म में काम कर रहा है। अपने घर के बारे में पूछ रहा था। मैंने बताया कि 1-2 ग्राहक तो लगे हैं, लेकिन अभी पूरे पैसे नहीं लगा रहे हैं। बस कह रहा था कि पैसों की ज़रूरत है। वहाँ कोई छोटा फ्लैट ख़रीदा है इसने, इसके पैसे देने हैं। इसके अलावा शायद अपनी बहन की शादी वगैरह भी कर रहा है। शादी? मेरे सर पर जैसे हज़ारों वजनी बम फट गया। हाँ, वहाँ कोई पाकिस्तानी फैमिली है, बता रहा था। बड़े अच्छे लोग हैं, कराची के रहने वाले हैं। वो अपनी रवानी में बोलते चले गए। मैंने खुद को बमुश्किल संभाला और डूबती हुई आवाज़ में कहा, इनकी 2 बहनें हैं ना? किसकी बात कर रहे थे? अभी तो बड़ी की बात ही कर रहे थे, लेकिन बता रहे थे कि बड़ी मेहनत करने वाले हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। हो सकता है कि दूसरा रिश्ता भी इनकी तरफ ही हो जाए। बड़े खुश थे। हाजी साहब ने कहा, फिर तवील सांस लेकर बोले, चलो अल्लाह ने करम किया है इन पर। यहाँ तो इनके साथ जो कुछ हुआ है वो सबके सामने ही है। नेक मासूम बच्ची की खबरें अखबारों में छप गई। मुसीबतों ने घर का रास्ता देख लिया। 2-4 महीनों में घराना उजड़ कर रह गया। अल्लाह पाक हर एक को ऐसी आफतों से बचाए। हाजी साहब बोल रहे थे और इनकी आवाज़ मेरे कानों तक जैसे कहीं बहुत दूर से पहुँच रही थी। वो कह रहे थे, कभी कभी तो लगता है
कि ये मुल्क अब भले मानसों के रहने के काबिल ही नहीं रहा, किसी की पगड़ी महफूज नहीं। अल्लाह माफ़ करे जिस किसी का हस्पताल या थाने के चेहरियों से वास्ता पड़ता है, इसे दिन में तारे नजर आने लगते हैं। वो बोल रहे थे और कुर्बजवार मेरी निगाहों में घूम रहे थे। मुझे क्या पता नहीं चला कि मैं कब अपनी जगह से उठा और कब गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। देखते ही देखते मेरे और सरवत के दरमियान फासला पैदा हुआ। फिर इसने पाकिस्तान छोड़ा और अब हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से ही निकल रही थी। ये किस जुर्म की सज़ा थी जो मुझे मिल रही थी? मैंने तो इसे दिल की गहराइयों से चाहा था, इसे अपनाने के लिए एक एक दिन गिन कर गुजार रहा था। अगर अचानक एक नागहानी वाक़या पेश आया तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मैं तो इसकी खातिर पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था। फिर इसने इतनी जल्दी हथियार क्यों डाल दिए? क्यों इतनी सरहद के साथ मुझसे हर नाता तोड़ दिया? मुझे एक मौका भी नहीं दिया। सजाए मौत देने से पहले मुझसे आखिरी मुलाकात भी नहीं की। और नासिर भाई और दीगर लोग, वो सब भी पत्थर हो गए। अगले 24 घंटे मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन घंटे थे। मैं आंसुओं के सैलाब में डूब गया। अम्मी मेरी हालत देखकर सख्त परेशान थी। वो बार बार पूछ रही, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मेरी तबीयत कुछ संभली तो तीसरे दिन मैं फिर हाजी साहब के पास गया। हाजी साहब को ये तो पता नहीं था कि मैं उस्मान साहब की बेटी का मंगेतर हूँ। हाँ, वो इतना ज़रूर जानते थे कि नासिर से मेरी रिश्तेदारी और दोस्ती है। मैं जानना चाहता था कि हाजी साहब के पास नासिर भाई का कोई राब्ता नंबर आया है या नहीं। हाजी साहब ने कहा, मैंने बहुत पूछा लेकिन इसने नहीं बताया। कहता था मैं खुद ही राब्ता करूँगा। इस बात से जाहिर है कि वो अब यहाँ से हर ताल्लुक तोड़ लेना चाहता है। वसी मकान फ़रोख्त करने वाली मजबूरी है इसके साथ, वरना शायद वो कभी अपनी आवाज़ भी ना सुनाता। आपके फ़ोन पर इनका नंबर नहीं आता? नहीं, बस अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ लिखा होता है। मेरा ख्याल है कि वो किसी कॉल सेंटर से फ़ोन करता है। मैं इनसे बस एक बार बात करना चाहता हूँ हाजी साहब। कोई ऐसा तरीका हो सकता है? मैं इससे बहुत पूछता रहा हूँ कि कब फ़ोन करोगे। इसने इस बारे में भी कुछ नहीं बताया। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूँ, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी या किसी और अजीज़ रिश्तेदार की आवाज़ सुनकर फ़ोन बंद नहीं करेगा। वो तो मुझसे यहाँ तक यकीन दहानियाँ लेता है कि मैं इसकी कालों के बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। अगर मकान बिक गया तो फिर आप क्या करेंगे? हाजी साहब ज़रा देर के लिए चुप रहे, जैसे सोच रहे हो कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। फिर बोल, अल्लाह बख्शे, उस्मान मुझ पर बहुत भरोसा करता था। नासिर भी करता है। वो मुझे मुख्तार नामा या आम दे गया है। मैं इस जगह पर कागज़ साइन कर सकता हूँ। बाकी रही रकम की बात तो वो बैंक के ज़रिए चली जाएगी। वो कोई अकाउंट नंबर बताएगा, मैं यहाँ से पे ऑर्डर बनवा दूँगा या फिर जैसे भी वो कहेगा। उस रोज़ हाजी साहब के साथ तकरीबन 1 घंटा बातचीत होती रही। हाजी साहब जहाँ दीदा शख्स था, वो जल्द ही इस बात की तय तक पहुँच गया कि मेरे साथ उस्मान साहब की बड़ी बेटी की निस्बत ठहरी हुई थी। वो इस सूरत हाल पर कुछ अफसरदा भी हुए। इसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ समझाने बुझाने की कोशिश भी की। उन्होंने वही कुछ कहा जो बुजुर्ग ऐसे मौक़ों पर कहा करते हैं। इनकी गुफ्तगू का खुलासा ये था कि इंसान के बस में कुछ नहीं है, इसे न चाहते हुए भी तकदीर के धारे में बहना पड़ता है। बंदे की भलाई इसी में है कि वो अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी में ढाल ले। हाजी साहब के साथ गुफ्तगू में मुझ पर यह इंकशाफ भी हुआ कि सरवत की शादी गालबन सितंबर अक्टूबर में होनी है। जो कुछ हो रहा था बहुत जल्दी हो रहा था, जैसे एक तेज़ आंधी थी जो हर आस उम्मीद को उड़ाए लिए चली जा रही थी। 2 दिन में मैं बिल्कुल ही टूट फूट गया। यूं लगता कि शिद्दत से अब इस तरह बिखरूंगा कि कभी जुड़ नहीं सकूंगा। मैं सोचा करता था कि लोग नशा क्यों करते हैं, क्यों खुद फरामोशी में गर्क हो जाते हैं। अब इन सवालों का जवाब मिल रहा था। मैं जो कभी किसी नशे के करीब नहीं गया था, नशे की तलब महसूस कर रहा था। जी चाहता था कुछ ऐसी शय हो जो मेरे एहसास की छुरी को कुंद करके मुझे दुख के कचकोलों से बचा ले। मैंने जिंदगी में पहली बार संजीदगी से सिगरेट को हाथ लगाया और एक ही रात में कई पैकेट फूंक डाले। कुछ सुकून बख्श गोलियां भी मेरे पास मौजूद थी, वो मैंने इकट्ठी ही 3-4 खा ली। बहुत देर तक बेकरार फिरता रहा, फिर आखिर गहरी नींद में सो गया। दोबारा आंख खुली तो 10-11 बज रहे थे। लगता था कि घर में कोई नहीं है। आतिफ तो यकीनन कॉलेज गया हुआ था। अम्मी और फराज शायद बाजार चली गई थी। मेरा सर भारी था और हवास पर अभी तक गनूदगी छाई हुई थी। इतने में दरवाज़ा खुला और आरसा की शक्ल नजर आई। इसने पतलून और आधे बाजू की शर्ट पहन रखी थी। शर्ट प्याज के छिलके की तरह हल्की फुल्की थी और इन पहनावों में से थी जो जिस्म को छुपाने के बजाय नुमाया करने का काम देते हैं। मैंने इसे देखकर बुरा सा मुंह बनाया। अंदर आते हुए बोली, आप जनाब की आंख आखिर खुल ही गई। आपकी अम्मी जान आपको साल ले जाना चाहती थी, लेकिन फिर वो अकेली ही चली गई। फरा भी साथ गई है और फूफी फूफा भी। कहाँ गए हैं? फोदगी हो गई है। शेखुपुरा में आपकी कोई खाला थी, शायद रशीदा नाम था।
काफ़ी अरसे से बीमार थी। मैं समझ गया कि वो किन का जिक्र कर रही है। इन्हें अम्मी बड़ी आपा कहती थी और रिश्ते में अम्मी की चचाजाद थी। तो अब घर में कौन है, मैंने पूछा। बस मैं और मम्मी, वो भी ऊपर एसी लगाकर और लंबी तान कर सोई हुई है। वो थोड़ी देर तक मेरे बोलने का इंतज़ार करने के बाद गोया हुई। आंटी जाते जाते कह गई थी, ताबी सोया हुआ है, जब जागे तो इसे बता देना। इतला का शुक्रिया, मैंने रुखाई से कहा। लेकिन वो कुछ और भी कह गई थी। आपके कपड़े वो इस्त्री कर गई है, अगर आपको नाश्ता वाश्ता करना हो तो तैयार कर देती हूँ। नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने जलकर कहा। मैं इस बात पर कुड़ रहा था कि अम्मी मेरे न चाहने के बावजूद इस आफत को मेरे सर पर मुसल्लत कर देती हैं। ओहो, क्या हुआ तबीयत को? वो मज़ीद अंदर आते हुए बोली, सर में दर्द है और अब तुम जाओ प्लीज़, मैंने सख्त झिल्लाहट से कहा। इसके साथ ही वॉशरूम की तरफ बढ़ा। अचानक मुझे चक्कर सा आ गया और मैं लड़खड़ा गया। एक कुर्सी से टकराया और जल्दी से सोफे पर बैठ गया। ओ गॉड, क्या हुआ ताबिश? आरसा की आवाज़ मेरी कानों में पड़ी। इसने सोफे पर बैठकर मुझे शानों से थाम लिया। कुछ नहीं, ज़रा चक्कर सा आ गया था। मैंने मदम सी आवाज़ में कहा, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगा। मैं सोफे पर ही नीम दराज हो गया और मेरा सर दबाने लगी। मैंने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली। प्रीस से कहा कि वो जाए, आप आराम से लेट जाएं। इसने रोब से कहा और मेरा सर अपने जानों पर रख लिया। एकदम मेरे जिस्म में बरकी लहर सी दौड़ गई। मैं सकता ज़्यादा सा लेट गया। हवास पर छाई हुई गनूदगी एक सफ़ेद धुंध की तरह मेरे इर्द गिर्द फैली हुई थी। आरसा की जवान जिस्म की कुर्बत ने जैसे एकदम मेरे दिलो दिमाग पर शबे खून मारा। मुझे लगा कि मैं अंदर से टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ। शायद मायूसी और दुख के बेपनाह बोझ ने मुझे मसमार करना शुरू कर दिया। मेरी खामोशी ने आरसा की हौसला अफजाई की। इसने मेरा सर मजीद अच्छी तरह अपने जानों पर ले लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी, मेरे बालों में उंगलियां चलाने लगी। इसने मेरी कमीज के बटन खोल दिए और मेरे सीने को भी अपने हाथ के आतिशी लमस से आशना किया। इसकी सांस मेरी सांसों से टकरा रही थी। मैंने कुछ मुसाकर अपना हाथ इसके उरियां बाजू पर रख दिया। ज़हन पर छाई हुई धुंध गहरी होने लगी। मर्द और औरत की दरमियानी कशिश एक आफाकी सच्चाई है। इस कशिश के सबब मर्दो जन की कुर्बत अपना रास्ता खुद तलाश कर लेती है। 3-4 मिनट बाद ये सूरत हाल थी कि हम दोनों सोफे के करीब दिलबेज कालीन पर साथ लेटे थे। आरसा ने मुझे बाहों में लिया हुआ था और मेरे होंठ इसके तपते चेहरे पर भटक रहे थे। एक बार तकल्लुफ के पर्दे उठे और झिझक कम हुई तो वाकई बिखरने लगी। मैंने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। इसे बेतरह झंझोड़ा और बेतरतीब करके रख दिया। ये मोहब्बत नहीं थी, ये मायूसी थी, बदतरीन फ्रस्ट्रेशन थी। जब बंदा बिखरता है तो इसी तरह टुकड़े टुकड़े होकर पस्ती में गिरने लगता है। मेरी अंधाधुंध पेशकदमी देखकर आरसा संभली और मुझे पीछे धकेलते हुए बोली, कोई आ न जाए। मैं जैसे चौंक कर रह गया। इसके साथ ही बहुत खिफत भी महसूस हुई। वो मुझे मुस्कुराती नजरों से देखते हुए बाहर चली गई। इन लोगों को मंगल के रोज वापस चले जाना था, मगर फिर इनके क़याम में 1 हफ्ते का इजाफा हो गया। अब पता नहीं कि ये इजाफा आरसा की ख्वाहिश पर हुआ था, ये कोई और वजह थी। बहरहाल चची ने यही बताया कि ये लोग अब अगले सोमवार को वापस जाएंगे। मैं मुसलसल सिगरेट फूंक रहा था और सुकून बख्श गोलियां भी खा रहा था। पहले दिन वाले वाक़े के बाद आरसा अक्सर मौका देखकर मेरे कमरे में चली आती थी और थोड़ी सी धेंगा मस्ती करके लौट जाती थी। ज़्यादातर इसे दोपहर को मौका मिलता था जब फरा और आतिफ कॉलेज में होते थे और अम्मी सब्जी वगैरह लेने मार्केट जाती थी। वो मेरी टूट फूट से फ़ायदा उठा रही थी और ऐसा करते हुए इसके चेहरे पर एक फातिहाना चमक आ जाती थी। उस दिन भी वो वालदा के बाजार जाने के बाद मेरे कमरे में आ गई। मेरे जहन में गोलियों का गुबार से भरा हुआ था। हाथ पाँव भारी हो रहे थे और हर तरह के तफक्कुरात दूर कहीं किसी ओर में चले गए थे। वो बड़े इश्तियाल अंगेज लिबास में थी। अब 10-11 बज चुके थे, लेकिन इसने अभी तक एक हल्की सी मैक्सी पहनी हुई थी। वसी गिरेबान दावती नज़ारा देता था। मैं बेड पर नीम दराज सिगरेट फूंक रहा था। इसने मेरी बड़ी हुई शेप पर हाथ फिरा, फिर सिगरेट मेरे होंठों से निकालते हुए बोली, अच्छे बच्चे सिगरेट नहीं पीते। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, मैंने पूछा। अच्छे बच्चे अपनी अम्मी से बात करते हैं और इन्हें बताते हैं कि वो सारी पिछली बातें भूल भाल कर अब शादी करना चाहता है। वो मेरे ऊपर लद सी गई। लेकिन अगर अच्छे बच्चे शादी करना ना चाहें तो फिर इसके पास नहीं बैठना चाहिए, इसमें खतरे होते हैं। वो ज़रा संजीदगी से बोली। मैं खामोश रहा। वो कुछ देर बोली, तो मैं जाऊँ? इसका मतलब है कि आज तुम जाने के लिए आई हो? मैं तो नहीं जा रही, आप जनाब मुझे भेज रहे हैं। वो अदा से बोली। मैं कहाँ भेज रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि अभी इस वक्त तुमसे शादी कर लूँ, मैंने मखमूल लहजे में कहा और इसे अपनी तरफ खींच लिया। 3-4 मिनट हम एक दूसरे में उलझे रहे। वो एक माहिर फनकार की तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरी प्यास बढ़ाती रही और फिर एकदम शराब बनकर ओझल हो जाती थी। इसकी कुरब में एक आग सी थी। इस आग में जलते हुए न जाने क्यों मुझे बार बार शरबत की कुर्बत याद आ जाती थी। शरबत के लमस में वही चांदनी की सी ठंडक थी जो धीरे धीरे दिल पर असर करती है और रूह में उतर जाती है। वो बेशक धूप जितनी रोशन नहीं होती, मगर इसका हुस्न जुदा तासिर रखता है। शरबत के साथ तन्हाई में गुजारे हुए वक़्त के चंद छोटे छोटे टुकड़े मेरी जिंदगी का सरमाया थे। गुजर
निकलने वाले हर लम्हे के साथ मैं मज़ीद टूट रहा था। मैंने दफ्तर में छुट्टी की दरख्वास्त भेज दी। अब पता नहीं वो मंजूर हुई थी या नहीं। मैं सारा दिन घर में पड़ा ऐंठता रहा। अपने लिबास और हुलिया की तरफ से बिल्कुल बेपरवाह हो गया था। किसी वक्त फ्रिज खोल कर खाना शुरू कर देता, गले तक खुराक ठोंस लेता या फिर कमरा बंद करके सीडी प्लेयर पर उल्टी सीधी फिल्में देखता रहता। अम्मी बहुत परेशान थी। एक रोज़ इनके इसरार पर मैंने इन्हें बता दिया कि वहाँ जर्मनी में अनकरीब सरवत की शादी होने वाली है। यह खबर सुनने के बाद अम्मी मुझसे नज़र नहीं मिला सकी थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि यह जो कुछ हुआ है और हो रहा है इसमें इनके रवैये का भी अमल दखल है। वो खुद से पशेमान दिखाई देती थी और अंदर से बहुत दुखी भी थी। लेकिन अब तो जो कुछ भी था कमान से तीर निकल चुका था। एक शाम मुझे आरसा के कुरब की शदीद तलब महसूस हुई। आतिफ क्रिकेट खेलने गया हुआ था। अम्मी और फरा बाजार गई हुई थी। अगर इस वक्त वो आ जाती तो कुछ वक्त खुद फरामोशी में गुजारा जा सकता था। दर हकीकत इन दिनों मैं होशो हवास से बहुत दूर था और इखलाकी हालत पस्तर होती जा रही थी। मैं आरसा की तलाश में सीढ़ियाँ चढ़कर बालाई मंजिल पर गया। चचा चच्ची की रहाइश इस बालाई पोर्शन में ही थी। सीढ़ियों के दरमियान एक गैलरी सी थी। जब मैं इस गैलरी के करीब से गुजरा तो अंदर से आरसा की बातें करने की मदम आवाज़ आई। वो किसी से मोबाइल पर बातें कर रही थी। मैं वहीं सीढ़ियों की नींद तारीकी में खड़ा हो गया और खिड़की से कान लगाकर सुनने लगा। वो पिंडी में अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। इसकी आवाज़ में शोखी और तमस्कर था। वो राज़दाराना लहजे में कह रही थी, जो कुछ हुआ है पिछले 10-15 दिन में हुआ है। यार वो कहते हैं ना कि जो शाख झुकती नहीं वो कड़िच करके टूट जाती है। कुछ देर तक आरसा दबी आवाज़ में हंसती रही, फिर बोली, हाँ यार, पहले तो यूं गर्दन अकड़ा कर पास से गुजरता था जैसे शहजादा चार्ल्स से भी आगे की शह हो, पर अब एकदम सीधा हो गया है। 2-2 घंटे कमरे में मेरा वेट करता है। जाती हूँ तो पालतू बकरे की तरह गर्दन झुकाकर सर मेरी गोद में रख देता है। एकदम सरेंडर कर रहा है। हाँ क्यों नहीं, अभी और सीधा करूँगी इसे। 2-4 दिन और हों, यहाँ एकदम पेट बना कर जाऊँगी। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। आरसा हंसती हुई फिर बोली, यार तुम्हें तो पता है याशर तो खुद भी फ्लर्ट करता रहा है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। करीबन 2 महीने से तो मुलाकात भी नहीं हुई इससे। अब तो सुना है कि वो भी तेरे काउबॉय जमशेद की तरह इंग्लैंड जा रहा है। कुछ देर तक आरसा दबी आवाज़ में हंसती रही, फिर शायद बैलेंस ख़त्म हो गया या बैटरी जवाब देगी। वो हेलो फरियाल कहकर खामोश हो गई। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर अपने कमरे में वापस आ गया। आरसा के अल्फाज जहरीले तीरों की तरह कानों को जख्मी कर रहे थे। इस बात में शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो अपनी दोस्त से मेरा ही जिक्र खैर कर रही थी। मुझे कभी भी ये खुशफहमी नहीं हुई थी कि आरसा मेरे साथ शुरू होने वाली है जानी ताल्लुक में मुखलिस है। लेकिन अब अपने कानों से इसकी बातें और इसका लबो लहजा सुनकर सीने में आग सी भड़क गई। जी चाहा कि वो मेरे सामने हो तो मैं इसे तोड़ फोड़ कर रख दूं। इन दिनों में जिस शदीद हैजान और इखलाकी गिरावट के दौर से गुजर रहा था, मैं सब कुछ कर सकता था। इस रात मैंने मामूल से ज़्यादा टेबलेट्स और मामूल से ज़्यादा सिगरेट फूंकी। हकीकत ये है कि शराब वगैरह तक मेरी पहुंच नहीं थी, ना ही कोई ऐसा दोस्त था, वरना हो सकता था कि इन दिनों यह खाना ख़राब भी मेरे मुंह को लग जाती। अगले रोज़ दोपहर को आरसा से फिर मुलाकात हुई। इसका अंदाज़ हमेशा की तरह बेबाक था। वो हस्बे मामूल मुझे अपने लमस से आशना करती रही और इसके साथ साथ मुझ पर जोर देती रही कि मैं अपने घर वालों से बात करूँ। वो भी अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करेगी और यूं मोहब्बत में तरसे हुए दिल हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैं खामोशी से इसकी मुनाफकाना बातें सुनता रहा और दिल ही दिल में खोलता रहा। मेरे साथ तन्हाई में इसकी हरकत व सकनात नहायत घाघ लड़कियों जैसी होती थी। इससे पहले न जाने वो कहाँ कहाँ मुँह मार चुकी थी। किसी वक्त तो मेरी छठी हिस्स पुकार कर कहने लगती थी कि वो एक आबरू बाख्ता लड़की है। अगले रोज़ वो फिर आई। जो इसके जाने का दिन करीब आ रहा था, वो वाशिगाफ होती जा रही थी और इस कोशिश में थी कि मुझसे शादी के बारे में कोई पुख्ता अहदो पैमान ले ले। मैं भी इस मौके से फ़ायदा उठाने लगा। आज वालदा को बाजार से महीने भर की शॉपिंग करनी थी। हमारे पास टाइम भी ज़्यादा था। हमने कुर्बत के सफ़र में कई मरहले तेज़ी से तय किए। वो मुझे एक सीढ़ी चढ़ने का मौका देती थी और हर सीढ़ी पर अपनी कदर व कीमत में इजाफे की ख्वाहिश रखती थी। इस नहायत जज्बाती और संगीन मुलाकात में एक मौका ऐसा है कि वो मेरे सामने खुली किताब की हैसियत इख्तियार करने पर नीम आमादा हो गई। ऐसी किताब जिसको मैं जहाँ से और जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ लूँ। लेकिन इसी दौरान में बाज़ार से अम्मी का फ़ोन आ गया और कहा कि सामान ज़्यादा है, मैं गाड़ी लेकर आ जाऊँ और इन्हें ले जाऊँ। ये बड़ा बेमौका फ़ोन था। सारा टेम्पो धरा रह गया। हमारे दरमियान तय हुआ कि हम कल 11 बजे के फ़ौरन बाद फिर मिलेंगे। इंसान के अपने इरादे होते हैं और कुदरत के अपने होते हैं और होता वही है जो कुदरत को मंजूर होता है। यहाँ भी कुछ अजीब सी सूरत हाल रही। रात तक तो मुझे अगले दिन की मुलाकात का शदीद इंतज़ार रहा। जिस्म में सनसनाहट जागती रही और सफली ख्यालात दिलो दिमाग को अथल पथल करते रहे। लेकिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो अंदरूनी कैफियत कुछ बदली महसूस हुई। इस तब्दीली की वजह शायद ये भी थी कि अली उस सुबह मेरी निगाह कैलेंडर पर पड़ी। आज सरवत की सालगिरह का दिन था। इस दिन की निस्बत से एकदम मुझे बहुत कुछ याद आया। इसके साथ ही सरवत की पिछली सालगिरह का दिन निगाहों में घूमने लगा। हम उस रोज़ दरियाए रावी पर गए थे। आतिफ, फरा
और सरवत की छोटी बहन नुसरत भी साथ थी। ये चांदनी रात थी। हमने पानी के बहाव के साथ साथ दूर तक कश्ती चलाई थी, फिर एक रेतले किनारे पर ठहर गए थे। बाकी लोग एक दूसरे के पीछे भागने लगे थे। हम इनकी अटकेलियों से जरा दूर दरिया के किनारे बैठ गए थे। दरिया के पस मंजर में चांद के उभरने का मंजर दिल आवेज। सरवत ने टेप रिकॉर्डर पर अपना पसंदीदा गीत लगा दिया था। इसके साथ ही इसने अपना हाथ बड़ी नरमी से मेरे हाथ की पुश्त पर रख दिया था। इसके लंबे खुशबूदार बाल गीली हवा से उड़ रहे थे और मेरे चेहरे को छू रहे थे। इस माहौल से इस गीत ने जो असर किया वो बयान से बाहर है। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वो जहाँ कहीं भी है मेरे ही तरह आज के दिन को याद कर रही है। नीम रेत, दरिया की लहरें और उभरते हुए चांद की किरणें इसके तस्वुर में भी चमक रही हैं। सफली जज्बात की जगह मेरे दिल में अजीब सा हुज़न अमेज गुदाज उतरने लगा। अरसा की चमकीली भूरी आंखों की जगह सरवत की स्याह झील आंखें निगाहों में घूमने लगी। इन आंखों का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। मुझे लगा कि मैं भटक रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या अरसा से नहीं मिलना चाहिए? लेकिन अरसा से ना मिलना इतना आसान नहीं था। सफली जज्बात की अपनी एक ताकत होती है और जब पानी इतना करीब हो तो प्यास का सहरा ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं जैसे टूट कर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं घर से निकल खड़ा हुआ। अम्मी ने मुझे बैरूनी दरवाजे के करीब देखा और घबरा कर पूछा, कहाँ जा रहे हो ताबी? जरा काम है, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। नाश्ता नहीं करोगे? और ज़रा अपना हुलिया तो देखो, क्या बाहर जाने वाला हाल है तुम्हारा? बस जो हाल है ये आप लोगों ने ही किया हुआ है, मैंने बेजारी से कहा और बाहर निकल गया। बाजार में कुछ आगे जाने के बाद मैंने एक जनरल स्टोर से जूस लिया और इस जूस के साथ सुकून बख्श मेडिसिन की 3-4 गोलियां निकल ली। जनरल स्टोर के साथ ही एक आईने में मैंने अपनी सूरत देखी। अम्मी ठीक कहती थी, वाकई मेरा हुलिया बदतरीन था। आंखें सुरख, शेव बड़ी हुई, बाल उलझे हुए और लिबास शिकन शिकन। मैं घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक पार्क में जाकर बैठ गया। ये पार्क पहले काफ़ी वसी था, लेकिन अब बेशुमार दूसरे पार्कों की तरह इसे भी एक तरफ से कब्जा ग्रुप की अफरियत ने निकलना शुरू कर दिया था। मैं एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और इस तूफान की लहरों में अपने दिल की कश्ती को निकालने की कोशिश करने लगा, जिसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।